हेलो एवरीवन, आज हम बीएमएस फर्स्ट ईयर के बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्रिया शरीर और चैप्टर 1 शरीर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम शरीर की बेसिक डेफिनेशन, शरीर का महत्व, आयुर्वेदिक कंसेप्ट और एग्जाम ओरिएंटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट को इजी लैंग्वेज में समझेंगे। ये टॉपिक यूनिवर्सिटी एग्जाम, वाइवा और बीएमएस प्रोफेशनल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज कॉल्ड शरीर। ठीक है, क्रिया शरीर का है। सब्जेक्ट कौन सा है? क्रिया शरीर, चैप्टर 1 शरीर। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा एवं पर्याय। तो क्रिया की क्या परिभाषा है? आयुर्वेद में क्रिया का अर्थ कर्म, आयुर्वेद में क्रिया का अर्थ कर्म से लिया जाता है तथा प्रयत्न या चेष्टा को कर्म कहा गया है। चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से क्रिया का अर्थ वोकल, मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी से लिया गया है। अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग क्रिया शब्द का अर्थ शरीर में होने वाली सामान्य क्रियाओं, सामान्य फंक्शन, नॉर्मल फंक्शनिंग से लिया जाता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में क्या आ जाता है आपका कि क्रिया का पर्याय क्या है, पर्यायवाची क्या है? आरंभ, प्रयत्न, करण, चेष्टा। आरंभ, प्रयत्न, करण, चेष्टा। शरीर परिभाषा एवं पर्याय। ठीक है, शरीर की परिभाषा। तो सबसे पहले शरीर की परिभाषा क्या है? अगर व्युत्पत्ति पूछता है कि शरीर की व्युत्पत्ति लिखिए या फिर परिभाषा लिखिए, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो श्लोक लिखेंगे, शीर्यते इति शरीरम, शीर्यते इति शरीरम। हिंसा अर्थ वाली श्री धातु से, हिंसा अर्थ वाली श्री धातु से, श्री धातु से ईरन प्रत्यय करने पर शरीर शब्द बना है। हिंसा अर्थ वाली श्री धातु से ईरन प्रत्यय करने पर शरीर शब्द बना है, जिसमें जीर्ण शीर्ण प्रक्रिया मतलब क्षरण की प्रक्रिया निरंतर चलता रहे, उसे शरीर कहते हैं। शरीर किसे कहते हैं? जिसमें जीर्ण शीर्ण प्रक्रिया निरंतर चलता रहे उसे शरीर कहते हैं। और श्लोक क्या हो गया? शीर्यते इति शरीरम। शरीर की परिभाषा क्या? ये था आपका व्युत्पत्ति। ये क्या था? शरीर का व्युत्पत्ति। शरीर की परिभाषा क्या है? सबसे पहले श्लोक लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, श्लोक लिखेंगे, शरीर का श्लोक। तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम समयोग वाहे। चेतना का आश्रय भूत और पंच महाभूतों के विकार के समुदाय के नाम को शरीर कहते हैं। यह शरीर समयोगवाही होता है। ठीक है, यह शरीर समयोगवाही होता है। तो शरीर की परिभाषा क्या है? तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम समयोगवाही। इसको रट लेना है। ठीक है, चेतना का आश्रयभूत और पंच महाभूतों के विकार के समुदाय का नाम शरीर है। यह शरीर समयोगवाही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका शरीर का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, इस शरीर का निर्माण तो शुक्र शोणितम गर्भाशय अस्त आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इत्युच्यते तम चेतनावस्थितम वायु विभर्जति तेजेन पच्यति आपा क्लेदयन्ति पृथ्वी सहन्ति आकाशम विवर्धति एवं विवर्धति स यदा हस्तपाद जिह्वाघ्राण कर्णनितंबादि विरंग रूपै ततस्तता शरीरम इति संज्ञा लभते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या है? तो इस श्लोक का अर्थ है शुक्र और आर्तव। शुक्र बोलते हैं स्पर्म को और आर्तव बोलते हैं ओवम को। तो स्पर्म और ओवम और अष्टविध प्रकृति बोले तो अव्यक्त, महान, अहंकार तथा पंच तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, पंच महाभूत में कौन कौन आ जाते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी एवं 11 इंद्रिया। 11 इंद्रिया में कौन कौन? षोडश विकार प्लस आत्मा। इसको क्या बोलते हैं? ये गर्भ कहलाता है। One celled zygote converts to blastocysts and then further multicellular fetus is grown. आपको पता है
कि यहाँ फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा, तो उससे क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट जो कि क्या होता है, डिप्लॉयड, 2n। जाइगोट से 8 सेल एम्ब्रायो बनता है, और 8 सेल एम्ब्रायो से 16 सेल्ड मोरूला बनेगा, और 16 सेल्ड मोरूला से ब्लास्टूला बनेगा, और ब्लास्टूला से फेटस का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये था शरीर का निर्माण। तेज का मतलब क्या होता है, पाचन। मेटाबॉलिज्म इन फिटस इज डन बाय तेज महाभूत है। अगर बात करें कि फिटस में, अनबॉर्न बेबी में मेटाबॉलिज्म जो है किसकी मदद से होता है, तो तेज महाभूत की मदद से होता है। जल जो है वो क्लेदन करता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड बिकॉज ऑफ जल महाभूत, ये सब की वजह से, ये सब जो है वो जल महाभूत की वजह से होता है। पृथ्वी कठोरता उत्पन्न करता है। पृथ्वी जो है शरीर में कठोरता उत्पन्न करता है। द शेप ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय पृथ्वी महाभूत। तो बॉडी का जो शेप है दैट इज गिवन बाय पृथ्वी महाभूत। तो आपने क्या देखा कि फेटस में मेटाबॉलिज्म तेज महाभूत की वजह से होता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जितना भी फ्लूइड से रिलेटेड मटेरियल होगा वो जल महाभूत से होगा। और बॉडी का शेप कौन डिफाइन करता है, वो इज गिवन बाय पृथ्वी महाभूत। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आकाश। आकाश क्या करता है, रिक्तता प्रदान करता है। द स्पेस बिटवीन द वेसल्स एंड द ऑर्गन इज बिकॉज ऑफ आकाश महाभूत। वेसल्स और ऑर्गन के बीच में जो स्पेस रहता है, जो खाली जगह रहता है, वो किसकी वजह से होता है, आकाश महाभूत की वजह से। इसी प्रकार बढ़ा हुआ गर्भ जब हाथ, पैर, जिह्वा, नासिका, कर्ण, नितंब आदि अंगों से युक्त होता है तो शरीर संज्ञा को प्राप्त होता है। ठीक है, ये था आपका शरीर का निर्माण। अब पढ़ेंगे शरीर का पर्याय। शरीर का क्या पर्याय है, पर्याय मतलब पर्यायवाची शब्द। तो देह, शरीर का पर्यायवाची क्या है, देह। तो दीह उपचयते, श्लोक क्या है, दीह उपचयते, धातु से देह शब्द बना है। दीह उपचयते धातु से देह शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है पुष्ट करना, जिसका अर्थ होता है पुष्ट करना। इट इंडिकेट्स एनाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी। ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी में एनाबॉलिक एक्टिविटी, एनाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब क्या हो रहा है, मतलब कोई चीज का फॉर्मेशन हो रहा है हमारे बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट शरीर का और क्या पर्याय है, तो काय। काय भी शरीर देह का पर्याय है, शरीर का पर्याय है। तो इसके लिए का श्लोक है, चित्र चयने धातु से काय शब्द बना है। चित्र चयने धातु से काय शब्द बना है, जिसका अर्थ है संचय या संवर्धन। चित्र चयने धातु से काय शब्द बना है, जिसका अर्थ है संचय या संवर्धन। मल्टी सेलुलरिटी ऑफ बॉडी इज इंडिकेटेड बाय दिस। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, शरीर का पर्याय पुरुष। पूरी शरीरे शेते निवसति इति पुरुष। पूरी शरीरे शेते निवसति इति पुरुष। पूरी शरीरे शेते निवसति इति पुरुष, अर्थात आत्मा, जिसे हम पूरी बोलते हैं, जहाँ निवास करती है उसे पुरुष कहते हैं। आत्मा जहाँ निवास करती है उसे पुरुष कहते हैं। पुरुष किसे कहते हैं, आत्मा जहाँ निवास करती है उसे पुरुष कहते हैं। ठीक है, अब है शारीर। शारीर क्या होता है, शारीर का श्लोक क्या है, शरीरम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ शरीर। शरीरम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ शरीर। शरीर के अधिकार में आने वाली सभी विषयों, रचना व क्रिया संबंधी को बनाकर रचा गया ग्रंथ ही शरीर है। ठीक है, शरीर के अधिकार में आने वाले सभी विषयों मतलब रचना व क्रिया। रचना मतलब एनाटॉमी और क्रिया मतलब फिजियोलॉजी। तो रचना व क्रिया संबंधी को बनाकर रचा गया ग्रंथ ही क्या कहलाता है, शारीर कहलाता है। क्या कहलाता है, शारीर कहलाता है। नेक्स्ट है रचना प्रतिपादकम शरीरम रचना शारीरम। रचना प्रतिपादकम शरीरम रचना शारीरम। रचना प्रतिपादकम शरीरम रचना शारीरम। जिस शास्त्र में शरीर की रचना का वर्णन हो उसे रचना शरीर कहते हैं। रचना शरीर किसे कहते हैं, जिस शास्त्र में शरीर की रचना मतलब एनाटॉमी का वर्णन हो उसे हम रचना शरीर मतलब रचना शरीर बोले तो एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है,
क्रिया शरीर किसे कहते हैं, मतलब फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? तो इसके लिए आपका एक श्लोक है, क्रिया प्रतिपादकम शरीरम क्रिया शारीरम, क्रिया प्रतिपादकम शारीरम क्रिया शारीरम। जिस शास्त्र में शरीर की क्रियाओं का वर्णन हो, जिस शास्त्र में शरीर की क्रियाओं का वर्णन हो उसे क्रिया शरीर बोले तो फिजियोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं क्रिया शरीर के बारे में। क्रिया शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रिया प्लस शारीर, ठीक है। क्रिया अर्थात, क्रिया का अर्थात मीनिंग क्या होता है, कर्म, और कर्म 5 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन सा कर्म बताया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछता है, वीवीआई है। कौन कौन सा कर्म है, उत्क्षेपण मतलब अपवर्ड प्रोजेक्शन, अवक्षेपण डाउनवर्ड कास्टिंग, आकुंचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, प्रसारण मतलब एक्सपेंशन, और गमन मतलब ऑल अदर एक्शन। तो कर्म कितने प्रकार के बताए गए हैं, 5, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। क्रिया शरीर किसे कहते हैं, मतलब फिजियोलॉजी किसे कहते हैं, क्रिया प्रतिपादकम शरीरम क्रिया शारीरम। जिस शास्त्र में उपरोक्त शारीरिक क्रियाओं का वर्णन हो उसे क्रिया शरीर कहते हैं। इसे आधुनिक मतानुसार मतलब मॉडर्न के अनुसार फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्रिया शरीर के दोष धातु मल विज्ञान भी कहते हैं। क्रिया शरीर के दोष धातु मल विज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि शरीर इन्हीं दोष धातु मल से बना है, ठीक है। दोष धातु मल मतलब प्रकृतावस्था में स्वस्थ। अगर दोष धातु मल प्राकृतावस्था में है तो व्यक्ति क्या रहेगा, स्वस्थ। दोष धातु मल प्राकृतावस्था में है तो व्यक्ति रहेगा स्वस्थ। शरीर की सभी क्रियाएं दोष धातु मल द्वारा ही संपादित होती है। शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी फंक्शन है, वो सब दोष धातु मल द्वारा ही संपादित होती है। अब पढ़ेंगे त्रिदोष के बारे में। त्रिदोष क्या होता है, त्रिदोष का निरुक्ति सबसे पहले वीवीआई क्या है, दुष्यंती इति दोषा, दुष्यंती इति दोषा, ये है निरुक्ति। दूषित करने वाले को दोष कहते हैं। सामान्यतः दोष का अर्थ त्रिदोष वात पित्त कफ ही होता है, ठीक है। त्रिदोष मतलब 3 दोष, कौन कौन सा, वात पित्त और कफ। दोष को अगर डिवाइड करें तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष में आता है वात पित्त कफ, और मानसिक दोष में आता है रज और तम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ त्रिदोष का अर्थ 3 शारीरिक दोषों से लिया गया है, जो प्राकृत अवस्था में रहते हुए शरीर का उपचार करते हैं तथा वैकृता अवस्था में रहते हुए शरीर को दूषित करते हैं। अगर त्रिदोष मतलब वात पित्त का प्राकृत अवस्था में है तो शरीर क्या होगा, स्वस्थ होगा, ठीक है। और वैकृता अवस्था में शरीर को दूषित करते हैं मतलब बीमारी कॉज करते हैं, ठीक है। परिभाषा क्या है, दोष आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। वात ऑल सॉर्ट्स ऑफ द मूवमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। पित्त डाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज से रिलेटेड, और कफ जो है इंडियन स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। ईच दोष है 5 टाइप्स, हर एक दोष के 5 प्रकार हैं। कौन कौन सा, वात पित्त कफ 3 दोष हो गए त्रिदोष। वात का कौन कौन सा टाइप्स है, प्राण वेदना वियान समान अपान, प्राण वेदना वियान समान अपान। पित्त का पाचक रंजक व्रजक साधक और आलोचक। कफ का है क्लेदक बोधक अवलंबक श्लेषक और तर्पक। तो वात के कितने टाइप्स हैं, 5। कौन कौन सा, प्राण वेदना वियान समान अपान। पित्त के पाचक रंजक व्रजक साधक आलोचक। कफ क्लेदक बोधक अवलंबक श्लेषक तर्पक। 5 महाभूतों से संसार बना है। ये 5 महाभूत से हमारा जो है पूरा संसार बना है। और ये 5 महाभूत में कौन कौन आते हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं, ठीक है। पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, ठीक है। वायु अग्नि और जल क्रियाशील है, ये फंक्शनल है। वायु अग्नि जल ये क्या है, क्रियाशील है। पृथ्वी अत्यंत स्थूल है मतलब निष्क्रिय है, और आकाश अति सूक्ष्म है, मतलब ये फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल कौन है, वायु अग्नि जल फंक्शनल है, क्रियाशील है, और पृथ्वी और आकाश जो है वो निष्क्रिय है, नॉन फंक्शनल है, नॉट फंक्शनल। अतः प्रधान क्रियाशील भूत वायु अग्नि और जल के आधार पर ही वात पित्त और कफ, इन 3 दोषों को आयुर्वेद में सबसे अधिक महत्व दिया गया है। त्रिदोष आयुर्वेद का या क्रिया शरीर का मूलभूत सिद्धांत है, अर्थात वात पित्त कफ शरीर दोष कहलाते हैं। शारीरिक दोष
वात पित्त और कफ को कहते हैं। वायु पित्तम कफ श्रोक्त शरीरो दोष संग्रह। ठीक है, ये श्लोक है। ठीक है, वायु पित्तम कफ श्रोक्त शरीरो दोष संग्रह। ठीक है, ये तो हो गया है आपका। एक सेकेंड, नेक्स्ट है त्रिदोष का महत्व। त्रिदोष का महत्व, त्रिदोष का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है? तो शरीर में वात पित्त और कफ सर्व शरीर व्यापी है, अतः पूरे शरीर में व्याप्त है। वात पित्त कफ जो है हमारे पूरे शरीर में प्रेजेंट है। कुपित होते हुए अशुभ कार्य करते हैं, अगर ये कुपित हुए तो अशुभ कार्य करते हैं, एवं कुपित होते हुए अशुभ कार्य करते हैं और अकुपितावस्था में शुभ कार्य करते हैं, जैसे कि प्रकृति का निर्माण, उपचय, बलवर्ण, प्रसाद आदि प्रदान करते हैं। ठीक है, विकृतावस्था में अशुभ कार्य अर्थात विकार उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने जगत के साथ असमंजस्य बताते हुए बहुत ही सुंदर शब्दों में त्रिदोष का महत्व बताया है। जिस प्रकार चंद्रमा, सूर्य एवं वायु विसर्ग आदान एवं विक्षेप कार्य के द्वारा संसार का धारण करते हैं, उसी प्रकार कफ चंद्र का प्रतिनिधि विसर्ग कार्य मतलब एनाबोलिज्म में वर्क करेगा, और पित्त जो है सूर्य का प्रतिनिधि है, इसलिए आदान कार्य में इन्वॉल्व रहेगा और कैटाबोलिज्म करेगा। एनाबोलिज्म मतलब कोई चीज का बनना, फॉर्मेशन हो रहा है, और कैटाबोलिज्म मतलब कोई चीज का टूटना, मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, और वात बोले तो ये वायु का प्रतिनिधि करता है, तो यहाँ पे विक्षेप कार्य होगा। विक्षेप मतलब डिफ्यूजन से रिलेटेड के द्वारा शरीर को धारण करते हैं। अब बात करते हैं मानस रूप की। तो मानस रूप तो दो है, रज और तम। तो त्रिगुण सभी चेतन एवं अचेतन सृष्टि सत्व रज और तम से उत्पन्न हुई है। त्रिगुण कौन कौन से हैं? त्रिगुण बोले तो सत्व, रज और तम। सत्व, रज और तम। तो त्रिगुण कौन कौन से? सत्व, रज और तम। सभी चेतन एवं अचेतन सृष्टि सत्व, रज, तम से उत्पन्न हुई है। पंच महाभूतों का वर्णन करते हुए हमने कहा कि सभी चेतन एवं अचेतन सृष्टि की उत्पत्ति पंच महाभूतों से हुई है। अतः संसार की सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ से लेकर के महान पदार्थ चेतन व अचेतन सब में सत्व, रज, तम विद्यमान रहते हैं। संसार की सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ से लेकर के महान पदार्थ चेतन व चेतन सब में सत्व, रज, तम विद्यमान रहते हैं। इनके बिना सृष्टि का निर्माण संभव नहीं है। इन्हीं सत्वादी गुणों को त्रिगुण कहते हैं। इन्हीं सत्वादी गुणों को त्रिगुण कहते हैं। तो त्रिगुण किसे कहते हैं? सत्व, रज, तम को त्रिगुण कहते हैं। ठीक है, और संसार की जितनी भी छोटी से छोटी पदार्थ हो, चीज हो, उस या फिर बड़ी से बड़ी पदार्थ हो, सब में चेतन व चेतन सब में सत्व, रज, तम विद्यमान रहते हैं। इसके बिना सृष्टि का निर्माण पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। और इन्हीं सत्वादी गुण को त्रिगुण कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या? त्रिगुण का लक्षण। क्या है त्रिगुण का लक्षण? ठीक है, तो सत्व गुण प्रकाश अर्थात ज्ञान कराना, ये ज्ञान प्राप्त कराता है। रजगुण जो है वो चेष्टा से रिलेटेड है, कोई चीज के प्रति क्यूरियोसिटी होगी, प्रवृत्ति या चेष्टा। तम गुण दोनों गुणों को नियमन कराना अर्थात उन्हें अपने अपने कार्य में अति प्रवृत्त होने में रोकना। ठीक है, ये इनका क्या है? फंक्शन है। महर्षि चरक कहते हैं कि सत्व अदोष होता है। सत्व जो है वो क्या होता है? अदोष होता है, इसमें कोई दोष नहीं होता है। सत्व जो है अदोष है, इसमें कोई दोष नहीं होता है। एवं कल्याण अंश रहता है, एवं कल्याण अंश रहता है। रज जो है वो दोष युक्त होता है और तम भी दोष युक्त होता है। रज दोष युक्त होता है, इसमें रोषांश रहता है, और तम जो है दोष युक्त होता है, इसमें मोहांश रहता है। क्या रहता है? मोहांश रहता है। सत्व गुण मन को सुख में लगाता है, रजोगुण मन को कर्म में लगाता है, और तमोगुण आलस्य में लगाता है। तमोगुण आलस्य में लगाता है। अगर किसी व्यक्ति में तमोगुण की अधिकता हो गई तो उसे आलस्य बहुत ज्यादा आएगी। अगर किसी व्यक्ति में रजोगुण की अधिकता हो गई तो उन्हें
उन्हें काम करने में बहुत ही रुचि होगी, ठीक है। और सत्वगुण की अधिकता हो गई तो वो इंसान बहुत ही ज्यादा पीसफुल लाइफ जिएगा, मन को सुख में लगाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सत्व गुण के बारे में। ये निर्मल, पवित्र, सूक्ष्म, लघु, उज्जवल, सुख संज्ञक प्रकाश का स्वरूप है, निर्विकार तथा ज्ञानवान होता है। सत्व के प्रकाशवान होने के कारण इसे दोष नहीं कहा जाता है। सत्व के प्रकाशवान होने के कारण इन्हें इसे दोष नहीं कहा जाता है, ठीक है। सत्व जो है, सत्व मन व इंद्रियों को सुख प्रदान करता है। सत्व जो है वो मन व इंद्रियों को सुख प्रदान करता है। खुशी और संदेह तथा स्मृति सत्व के कारण ही संभव है। खुशी, हैप्पीनेस, और संदेह और स्मृति मतलब कोई चीजों के बारे में याद रहना, ठीक है, स्मृति, मेमोरी, ये सत्व गुण के कारण ही संभव है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रजगुण के बारे में कि रजगुण के बारे में क्या। सत्व तो देख लिया हमने, अब देखेंगे हम लोग रजगुण के बारे में। आसक्ति उत्पन्न करने वाला प्रेरक, ये इससे क्या होता है, आसक्ति उत्पन्न होता है। आसक्ति उत्पन्न करने वाला प्रेरक विभिन्न गतिविधियों का कारक, दुख का कारण, उत्साह का कारण, उत्तेजक, चंचल, चल तथा क्रोध युक्त होता है। क्रोध युक्त होता है। दुख का कारण रजगुण के कारण, आसक्ति उत्पन्न होता है रजगुण के कारण, ठीक है। रज को मानसिक दोषों में सम्मिलित किया जाता है क्योंकि यह क्रोधपूर्ण स्वभाव उत्पन्न करता है। रज को मानसिक दोषों में सम्मिलित किया जाता है क्योंकि इससे क्रोधपूर्ण स्वभाव उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तमोगुण के बारे में। इस तमोगुण के बारे में क्या लिखा गया है। तमोगुण से अज्ञानता उत्पन्न होती है। तमोगुण से अज्ञानता उत्पन्न होती है। आलस्य का कारण भी तमोगुण ही है। ज्ञान का आवरक, उदासीन, असंवेदनशील, गुरु नियामक, निद्रा का कारण, बहुत ज्यादा जिस व्यक्ति में तमोगुण की अधिकता होती है उसे नींद बहुत ज्यादा आती है। स्थिर एवं मोह अंश में अधिकता वाला होता है। स्थिर होगा, एकदम स्लो वर्क करेगा, कोई चीजों से रिलेटेड उसे मोह बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है। तो ये तमोगुण का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। अब देखते हैं त्रिगुण का महत्व, क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोष को दो भागों में डिवाइड किया गया, शारीरिक दोष, मानसिक दोष। शारीरिक दोष में वात, पित्त, कफ आते हैं। मानसिक दोष में रज और तम। सत्व तो दोष में आता ही नहीं, ठीक है। अब वात, पित्त, कफ की विकृति से उत्पन्न और मानसिक दोष मतलब रज और तम की विकृति से उत्पन्न। तो सत्व रोग का कारण नहीं है। सत्व जो है वो रोग का, पहले ही मैंने बताया कि सत्व जो है रोग का कारण नहीं है क्योंकि यह शुद्ध होता है। सत्व रोग का कारण क्यों नहीं है, क्योंकि यह शुद्ध होता है, ठीक है। तथा मन एवं इंद्रियों को सुख प्रदान करता है। मन एवं इंद्रियों को क्या प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है। रज एवं तम को ही दोष माना गया है। सिर्फ रज एवं तम को ही दोष माना गया है। सत्व रोग का कारण नहीं है क्योंकि यह शुद्ध होता है तथा मन व इंद्रियों को सुख प्रदान करता है। रज एवं तम को ही दोष माना जाता है। सिर्फ रज और तम को ही दोष माना जाता है। अब देखेंगे हम लोग सत्व, रज, तम, ये तीन गुण मतलब त्रिगुण स्वभाव में भिन्न या विरोधी होते हुए भी एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। इन सबका नेचर अलग है। सत्व, रज, तम तीनों का नेचर अलग है, फिर भी वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। इनमें से कोई गुण अकेला नहीं रह सकता। कोई भी गुण जो है, सत्व अकेला नहीं रह सकता, तम अकेला नहीं रह सकता, रज अकेला नहीं रह सकता, तथा अन्य गुणों के सहयोग के बिना कार्य भी नहीं कर सकता। बिना एक दूसरे के हेल्प के ये कोई भी फंक्शन नहीं कर सकते। जैसे अग्नि, बत्ती और तेल परस्पर विभिन्न तथा विरोधी होते हैं। अग्नि जो है आग, और जो दिया जलाते हैं बत्ती और तेल, ये तीनों का नेचर तो अलग अलग है और विरोधी नेचर है। तो विरोधी नेचर होते हुए भी तीनों का सहयोग से ही, इन तीनों के सहयोग से ही क्या जलेगा, दीपक जलेगा। अग्नि, बत्ती और तेल के परस्पर सहयोग से ही क्या जलेगा, दीपक जलेगा। और तीनों एक साथ मिलकर अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं। इसी प्रकार सत्व, रज, तम परस्पर विरोधी होते हुए भी शरीर में एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं त्रिगुण, त्रिदोष एवं पंच महाभूत संबंध है। पंच महाभूत देखें तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है। आकाश जो है वो इसमें सत्व गुण है, वायु में रज, अग्नि में सत्व और रज दोनों है, जल में सत्व और तम है, पृथ्वी में तम गुण है। ठीक है। त्रिगुण की बात करें तो रज, सत्व और तम होता है। रज जो है इसमें वात दोष की प्रधानता है, सत्व में पित्त दोष की प्रधानता और तम में कफ दोष की प्रधानता है। इसे याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है त्रिदोष। त्रिदोष बोले तो कौन कौन सा? वात, पित्त और कफ। वात में वायु और आकाश की प्रधानता है, पित्त में अग्नि की और कफ में जल और पृथ्वी की। कफ में जल और पृथ्वी की प्रधानता है। ठीक है। थोड़ा सा और है आपका। नेक्स्ट है पंच महाभूत और त्रिगुण। पंच महाभूत जैसे कि आकाश हो गया, आकाश में सत्व गुण है, वायु में रजगुण है, अग्नि में सत्व और रज दोनों है, जल में सत्व और तम है और पृथ्वी में तमोगुण प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। कौन सा चैप्टर? शारीर चैप्टर। कौन सा? शारीर। शारीर चैप्टर जो है आपका फिनिश हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, कुछ समझ में आया हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक यू।